So let us start with today's class, and today's topic we have got is the angle of the friction. What is this angle of the friction? So all of you have got a mass of say m. It is lying on a rough inclined rough plane. This is a plane here and this is rough. ठीक है, आपने अप्लाई किया फोर्स इस डायरेक्शन पे, ठीक है, और इसकी वजह से हमेशा देखना कि जिस भी डायरेक्शन पे बॉडी मूव होने की कोशिश करेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट करेगा. आपने फोर्स इस डायरेक्शन पे लगाया तो बॉडी सोचेगा कि मैं इधर जाऊंगा, या तो चला जाएगा या तो चलने का एंड करेगा. राइट, गुड मॉर्निंग मैंक. सो आपको पता है कि व्हाट इज दिस एंगल ऑफ फ्रिक्शन. देखो ये नॉर्मल फोर्स इस केस में तो सिर्फ mg ही लग रहा है. तो mg जो नॉर्मल फोर्स यहां लग रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां लग रहा है. दो फोर्सेस के बीच में रिजल्टेंट जरूर बनता है. दिस इज द रिजल्टेंट बिटवीन n and the force of friction. So you know what is this angle. This angle is the force of friction is actually the angle between the normal reaction and the resultant. Normal reaction and the resultant. Right? So what is the angle of the friction? Angle of friction is the angle between the normal and resultant of friction and normal reaction. This is a very important topic. This is lambda. Now tell me the relation between this normal reaction and the ये. ठीक है, आप मुझे बताइए बेटा, tan लैम्डा का वैल्यू कितना होता है? डायग्राम को देख के बताएंगे. tan थीटा, देखो दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसी डायरेक्शन पे लगेगा, दोनों सेम है, और ये मेरा नॉर्मल है. सो परपेंडिकुलर बाय बेस, सो दैट इज इक्वल टू force of friction divided by the normal reaction. Beta, force of friction divided by normal reaction, it is also equal to coefficient of friction. So what is the value here? We can put it inside the box and write it as tan lambda, it is equal to mu. This is a very important fact. Please note this down. But now the next topic what we are going to talk about is the angle of repose. What do you understand by the angle of repose? Angle of repose का मतलब ये होता है कि भाई आपने एक इंक्लाइन प्लेन पर एक बॉडी, वही मास m को रखा, और इंक्लाइन प्लेन मेरा रफ है, और ये मेरा इंक्लाइन प्लेन रफ इंक्लाइन प्लेन है. तो आप इस इंक्लाइन प्लेन की एंगल को बढ़ाते 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 जाओगे तो एक पर्टिकुलर एंगल पर क्या होगा, ये मास तुम्हारा नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा. दैट मीन्स इट इज अंडर द लिमिटिंग कंडीशन. राइट? सो इस पर जो एंगल होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिपोज. उस केस में जो mg sin थीटा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जैक्टली एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं, ये बात मेरी समझ रहे हैं? यस मैम. फोर्स एक बार एक साथ बैलेंस करेंगे, ये बात समझ रहे हैं आप लोग? ये बात समझ रहे हैं कि ये दोनों Yes, एक ma'am. दूसरे को बैलेंस करेंगे? मैं उन लोगों को पूछ रही हूँ बेटा जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं, जो पहले से अटेंड कर रहे हैं उनको नहीं, है ना? जो पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ. इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग?
पंखुड़ी पंखुड़ी ऑलवेज अटेंड्स. कौन कौन पहली बार अटेंड कर रहा है मुझे दिख रहा है. शौमिक दिख रहा है. शौमिक, आर यू क्लियर विद दिस बेटा? श्रुति, आर यू क्लियर? Yeah. Okay, let us now define what is this angle of repose. Now, angle of repose, it is defined as the maximum inclination of the plane, the maximum angle of inclined plane with the horizontal at which the body just begins to slide. एकदम just begins to slide. तो यहां पर अपन क्या जानते हैं? जो पुलिंग फोर्स है mg sin थीटा और उसके ऑपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स. सो वी हैव गॉट this mg sin theta is balanced by the force of friction. Clear? Okay, but what is this force of friction? Force of friction that is equal to mu multiplied by L. mu मतलब अगर ये रफ इंक्लाइंड प्लेन है तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को आप mu लिखो तो mu mg cos theta. देखो ये नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है तो mg cos theta. So put this value here. mg sin theta it is equal to mu times of mg cos theta. This mg and mg cancel. So you have got sin theta by cos theta it is also equal to mu. So we have got tan theta. tan theta it is also equal to mu. This is the angle of repose. बेटा mu तो tan lambda भी है और mu तो tan theta भी है, right? So we know, but mu it is equal to what? Mu it is equal to tan lambda, which implies tan theta it is equal to tan lambda, which implies theta it is equal to lambda. So हम क्या लिखेंगे यहां पर? The angle of friction is equal to the angle of repose. The angle of friction is equal to the angle of repose. ठीक है, इसको आप लोग लिखेंगे जल्दी से क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम करने हैं हमें. एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज. चलिए लिखिए इसको. डेफिनेशन लिखेंगे.
Tell me if it is done. हम स्क्रीन थोड़ा सा नीचे करें. ठीक है, पूरा स्क्रीन है बेटा. वो जो नीचे में रेड कलर के बॉक्स में उसको लिखा. हो गया? यस मैम. ठीक है, आज का पहला प्रॉब्लम. ठीक है, अभी हम थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं आपको. आपको मैंने क्या बोला था कि अगर आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग कंडीशन में मैक्सिमम होती है. कितने लोगों को ये बात पता है? टेल मी. Yes, ma'am. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है लिमिटिंग कंडीशन पर. अगर उससे ज्यादा हुआ तो बॉडी उस डायरेक्शन पे जाने लगेगा जहां पर ज्यादा फोर्स लगा. अगर मान लो कि लिमिटिंग कंडीशन से कम लगाया आपने फोर्स, तो जितना आपने फोर्स लगाया वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा. ठीक है, अब पहला आज का क्वेश्चन. नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव, लेट अस सी. Now, in this question, I've got a block of mass 2 kg. See, I'm just drawing this one. A block of mass 2 kg is placed in an inclined plane. And this inclined plane is at an angle of 37 degrees पर बना दिया गया है. ठीक है. Now, there is a mass which is of 2 kg. 2 kg का मैंने यहाँ पर mass को रख दिया. ठीक है. Coefficient of friction between the block and the inclined plane, that is mu, and mu is given as 0.7, no units. What is the frictional force acting on the block? What is the frictional force acting on the block? म्यू यहां पर 37 है. ठीक है, कौन बताएगा मुझे कौन कौन सा फोर्स लगा है? आज ईशान है तो मैं ईशान से पूछूंगी. ईशान, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक आउट बेटा. व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट? ईशान यो है या नहीं? वो है तो ईशान चलो बोलो. क्या? ठीक है, कोई और? Ma'am, gravitational force. ग्रेविटेशनल स्पीकिंग क्या? या चलो बोलो बेटा. ग्रेविटेशनल फोर्स या लग गया. ग्रेविटेशनल फोर्स. और क्या क्या फोर्सेस लगेगा बताइए. बॉडी कहां जाएगी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगा? हाँ, इंक्लाइन की तरफ mg sin थीटा. या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो यहाँ लगना है. और Yes. ये वाली फोर्स कहाँ लगनी अपोजिट है? mg sin थीटा. mg sin theta. mg sin थीटा यहाँ लगना है. और mg cos थीटा किस डायरेक्शन पे लगेगा? नॉर्मल के अपोजिट में. परपेंडिकुलर लगना है. यानी ये तो mg cos थीटा. इतना तो सबको समझ में आ गया. ये नॉर्मल रिएक्शन है. ठीक है, छोड़ो उसको. अब मुझे बताइए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? लिमिटिंग ये है ना, ये जो वैल्यू है लिमिटिंग है आपकी. तो आपको बता दूं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है. चलो बताओ मेरे को. Limiting friction, I know that is equal to mu multiplied by the normal reaction. तो mu तो मेरे पास है 0.7 और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर कितना आया बच्चों? दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा. सो दिस इज इक्वल टू 0.7. मास है मेरा 2 kg. मैं g की वैल्यू 10 ही ले रही हूँ. cos 37 कितना हो गया? अभी तक का तो सबको पता हो जाना चाहिए. cos 37 कितना होता है? 4/5. cos 37 होता है 4/5, याद रखिए. और sin 37 होता है 3/5. तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर? 4/5. So come on, calculate this value and tell me what is the answer. 11.2. 11.2 Newton. That is the force of limiting friction. ठीक है.
अच्छा, अब आप निकालिए डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स। डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स, कौन ऐसा फोर्स है जो इसको नीचे खींच रहा है? तो mg साइन थीटा एक ऐसा फोर्स है जो इसको नीचे की ओर खींच रहा है। चलो निकालते हैं। 2 that is equal to 12 Newton. Now downward pulling force is greater than the force of friction. Now हमें पता है F limiting जो होता है वो maximum होता है. F limiting is maximum. So what is the maximum force of friction? Therefore, force of friction is 11.2 newtons. Now you can see force applied is greater than force of the limiting friction. Therefore, हमारा force of friction 11.2 लेंगे. Clear? अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ये अप्लाइड फोर्स कम होता तो ये मेरा आपका क्या बन जाता? दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. स्टैटिक कंडीशन में अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. बट अगर मान लो कोई और कंडीशंस होती है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है, उससे ज्यादा नहीं होता. सो हियर इन दिस केस इट इज 11.2. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम. ओके, चलिए इसको आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट कीजिएगा. Now what is the force applied by the inclined plane on the block? Force by inclined plane on the block. ये जो ब्लॉक यहां पर पड़ा है उस ब्लॉक ने ये जो इंक्लाइन प्लेन ने ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाया? दैट मींस नॉर्मल रिएक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन कितना है? दैट इज mg cos थीटा. सो दैट इज 2 into 10 into 4/5. सो दैट इज इक्वल टू कितना न्यूटन लगाया और उसने 16 न्यूटन लगा दिया. हो गया? सबको समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन जो आप लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं. घबराए नहीं. ये जो है आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, नोट तो जरूर कीजिएगा. ठीक है, मैं हमेशा पीडीएफ भी सेंड कर रही हूँ आप लोगों को. अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ से आप लोग उसको देख देख के लिखिएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज या लिख लो. थोड़ा ऊपर करो ना. हाँ, लिख लिया तो बता देना. एक डन ना? ओके. आज उदय तिवारी भैया नहीं आए, तौसिफ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काम है. यस मैम. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा. ये सब क्वेश्चन बहुत फास्ट करना चाहिए लेकिन आई एम ट्राइंग टू डू इट एज स्लो एज पॉसिबल क्योंकि आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए. मेरे पास एक ब्लॉक है. मैं तौसिफ से कह रही हूं कि भाई इस ब्लॉक को एक रफ इंक्लाइन प्लेन में मैंने रख दिया और इस रफ इंक्लाइन प्लेन में रखने के बाद इसमें कम से कम फोर्स लगा बेटा और इसको आगे बढ़ा. इस बॉडी को तुम ऐसे लगाओगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा, तुमने ऐसा पुल किया तो ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा. ठीक है, तो आप एक काम करो. इस बॉडी का मास है m और इस बॉक्स और इसके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बन रहा है दैट इज इक्वल टू म्यू. राइट, the coefficient of friction between the block and the ground, this is the ground, and ground के बीच में जो coefficient of friction बन रहा है that is equal to mu. right? अच्छा, मेरे पास एक फोर्स लगानी है तो कॉमन सेंस लगा के बताओ मेरे बच्चों कि फोर्स मैं किस डायरेक्शन पे लगाऊं ताकि फोर्स कम से कम लगे.
एस डायरेक्शन पर, है ना। सूटकेस वगैरह अपन जब फुल करते हैं तो ऐसे Yes, वाला sir. डायरेक्शन पे अपन लोग फुल करते हैं। तो दिस इज द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, कॉमन सेंस की बात हो गई। बेटा इस पर लगने वाला और क्या क्या फोर्सेस हैं, फटाफट आप इन फोर्सेस को बताइए। वेट कहाँ लग रहा है, बोले नीचे। ठीक है, ये फोर्स है, इसको मैं दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके ले सकती हूँ। व्हाट आर द फोर्सेस? नाउ आई नो दैट दिस डायरेक्शन पे मैंने जो फोर्स लिया, अगर ये एंगल को मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा माना, सो दिस विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एंड ये वाला जो फोर्स रहेगा, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू एफ साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड मुझे देगा, दिस नॉर्मल रिएक्शन दैट इज इक्वल टू एन। और भूलो मत ये रफ है, तो रफ होने की वजह से इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। बॉडी इस डायरेक्शन पे मूव करने की कोशिश करेगी और आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन पे लगेगा। एफ आर इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इज दिस क्लियर? और कोई फोर्स लगेगा क्या? और कोई फोर्स लगेगा क्या? देखो ध्यान से, नहीं लग रहा। ठीक है, कॉमन सेंस लगा के बताइए मुझे। बॉडी को आगे बढ़नी है तो क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा? मुझे इस बॉडी को मूव करना है। F cos theta F फ्रिक्शन cos फोर्स से theta ज्यादा होगा। F r एफ square. कॉस थीटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, या एफ कॉस थीटा बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। बराबर. बराबर या ज्यादा? बराबर की स्थिति में वो चल पड़ेगा, चलेगा नहीं लेकिन चल पड़ेगा। ठीक है, नाउ द कंडीशन, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको सबको पता है, सबके पास बहुत कॉमन सेंस है। द मास हैज टू मूव। सो इसका जो कंडीशन लगेगा, दैट इज एफ कॉस थीटा is greater than or equal to the force of friction, right? Now I want to apply minimum force. I'll dictate the question, please don't write this, I'll dictate this question because this is a very important question, right? Now this is the condition. Now what is the force of friction, beta? What is the force of friction? We know force of friction that is equal to mu multiplied by the normal reaction, right? Now what is the normal reaction? यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन देखो, दो फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, सो इसका मतलब है mg इट इज इक्वल टू n प्लस f sin थीटा, या द नॉर्मल रिएक्शन इज mg माइनस f sin थीटा। नहीं तो अदरवाइज आप क्या बोलोगे, एक प्लेन पे रखा हुआ है नीचे ही लिख लोगे, लेकिन यहाँ दो फोर्स लग रहे हैं, तो दो फोर्स लगने की वजह से दिस इज नॉर्मल रिएक्शन इज mg माइनस f sin थीटा। So we should have this f cos theta should be greater than or equal to mu times of mg minus f sin theta. This is the condition. This is the condition. If it is satisfied, then we can say that the force applied will be whatever the value. अब यहां पर लिखिएगा बेटा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। F cos theta is greater than or equal to mu mg minus mu f sin theta. Take this to other side, you'll get F cos theta plus mu f sin theta should be greater than or equal to mu times of mg. मेरे को तो f चाहिए, f cos theta plus mu sin theta should be greater than or equal to mu times of mg. F should be greater than or equal to mu mg divided by cos theta plus mu sin थीटा, ये होना चाहिए। अब मेरे को चाहिए, we want what? We want F to be minimum रे बच्चा,
एफ मिनिमम कब होगा, है ना, जब इसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। एफ मिनिमम कब होगा, जब इसको वैल्यू मिनिमम रखना, मैक्सिमम रखना पड़ेगा। दैट मीन्स cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा शुड बी मैक्सिमम। कितने लोगों को याद है मैंने मैक्सिमा मिनिमा बताया था? मैक्सिमा मिनिमा में एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, जीरो पुट करते हैं, दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, और वैल्यूज को लगाते हैं तो अपन को मैक्सिमम आती है। तो मैं यहाँ पर आपको उसको मैक्सिमा मिनिमा दूसरे साइड में करके बताती हूँ। यहाँ पर आप आइएगा, मैक्सिमा मिनिमा कितने लोगों को याद है? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 याद है। y इज, हाँ, y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। cos थीटा इट इज इक्वल टू म्यू sin थीटा। सो हमने लिखनी है dy बाय डी थीटा, सॉरी यहाँ प्लस था बेटा, दिस इज प्लस था, म्यू sin थीटा, सो दिस इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा। सो cos थीटा, सो दैट इज इक्वल टू d बाय डी थीटा ऑफ cos थीटा प्लस d बाय d theta of mu sin theta. D by d theta of cos theta is minus sin theta, then plus mu cos theta, right? So for extreme values, for extreme values, dy by d theta should be put as 0. So हमने क्या करनी है, that is minus sin theta plus mu cos theta should be equal to 0. So mu cos theta is equal to sin theta, या फिर mu should be equal to what? Mu should be equal to tan theta. tan theta. Mu should be equal to tan theta, right? So what you will be getting, mu is equal to tan theta बेटा। तो हमको लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए था, dy by dx की वैल्यू को और एक बार डिफरेंशिएट करना था और उसको मुझे नेगेटिव या पॉजिटिव लेना था, ठीक है। अब लीजिएगा, ये नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करनी है, म्यू tan थीटा, सो ट्रायंगल बना ले बेटा, म्यू tan थीटा मतलब म्यू बाय 1, अगर मैंने इसको थीटा लिया तो ये 1 हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर बाय, सॉरी, म्यू डिवाइडेड बाय 1, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। सो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी म्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सो हमने क्या लेनी है, मैक्सिमम वैल्यू क्या लेंगे, दिस वैल्यू, आई वांट दिस शुड बी मैक्सिमम। सो एफ मिनिमम is equal to, for minimum force, F minimum is equal to mu times of mg divided by cos theta। cos theta की वैल्यू तुमने अभी भी क्या निकाली, 1 divided by under root of mu square plus 1 plus mu times of, ये था mu divided by रूट ओवर म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलता है, देखिए क्या आ रहा है, म्यू mg, या आ गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। आप इसको काट सकते हैं, तो क्या मिलेगा, एफ मिनिमम इट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ mg, ये दोनों कटेगा, अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। दिस इज द मिनिमम फोर्स विच यू शुड अप्लाई, ठीक है, दिस इज द मिनिमम फोर्स विच यू शुड अप्लाई। मैक्सिमा मिनिमा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कई लोग अटेंड किए हैं, कई लोग नहीं अटेंड किए हैं, और यहाँ तक मेरा ख्याल है इसको मैंने मेन क्लास में ही बताया था,
मैक्सिमा मिनिमा का जो भी वैल्यू था, आई डिड टेल यू इन द मेन क्लास इटसेल्फ. अगर नहीं आता है तो प्लीज फिर से बैठ जाना, बिकॉज दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच इज, आई थिंक मैक्सिमा मिनिमा मैंने पूरा एक दिन किया. जिसको नहीं आता है प्लीज वो फिर से बैठ जाएंगे. ठीक है, हाँ? लिखेंगे ना बेटा, मैं इसको नीचे पुल कर रही हूँ. मैम आप क्वेश्चन डिक्टेट करने वाले थे. हाँ बेटा कर रही हूँ, पहले इसको मैं डिक्टेट नीचे ले लेती हूँ. ये सिर्फ पुल हुआ क्या? ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज. मैम पहले इसको कॉपी कर लेते उसके बाद. नहीं नहीं बेटा, क्वेश्चन लिखो पहले. डायग्राम बना दिया था. हाँ डायग्राम बना लिए, फिर नीचे क्वेश्चन लिखिएगा. अ बॉडी ऑफ मास m, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट. अ बॉडी ऑफ mass m rest on horizontal floor, rest on horizontal floor with which coefficient of static friction is mu. We want to pull the body by applying minimum possible force. मैम स्टैटिक फ्रिक्शन सब किसे बोला ना बात. We want to pull the body by applying minimum डन मैम. force. ठीक है. Find the magnitude and the direction in which it has to be applied. Find the magnitude and the direction in which is to be applied. ठीक है. अब उसके बाद आप इसको नोट करेंगे जो भी है बोर्ड में. मैम तो इसका मैग्नीट्यूड का आंसर कौन सा है? वो एफ मिनिमम वाला कि वो मिनिमम वाला, मिनिमम वाला ये है आंसर. फाइनल आंसर ये है तुम्हारा. दिख रहा है ना? यस मैम दिख रहा है. ओके. एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो कि हम लोग का कनेक्शन ये हो गया था. ठीक है, मैं बाद में बता दूंगी बेटा, अभी लिख लो आप. इसी सॉल्यूशन का क्वेश्चन था क्या? हाँ इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये. हाँ हाँ वो है हमारे पास. क्वेश्चन है. हाँ ठीक है. ये एलन में भी इंपॉर्टेंट करके करवाया होगा. हाँ हो रहा है यार, पुल ही नहीं हो रहा है. चल छोड़. हो गया. यस मैम डन. मैम अभी नहीं हुआ मैम. एक मिनट. मैक्सिमम मिनी वाला पार्ट भी लिखना है आपको. हाँ मैम अभी इधर लिख रहा हूँ. हाँ उसको रफ पे लिखेंगे, रफ टाइप का मतलब नीचे लिखेंगे उसको. मैम बोर्ड को थोड़ा सा नीचे करिए तो. नीचे करूं? यस मैम.
मैम थोड़ा नीचे करो ना मैम। और नीचे कैसे होगा? हो गया लास्ट। वही लास्ट है ना, वी वांट और ये मैक्सिमा मिनिमा है ना, इसमें आप लिखेंगे। या लिख लीजिएगा। मैम स्क्रीन तो वहीं पे रुका हुआ है जहाँ पे पहले था। अच्छा ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। अब हो गया? यस मैम। If you are finished, please let me know. Done? डन मैम। रेड पेन क्यों यूज कर रहे हो बेटा? मैम उधर cos थीटा क्या लिखा था? काम पर उधर साइड, राइट साइड। यहाँ पर हाँ, 1 के बाद क्या लिखा था? न्यू स्क्वायर प्लस 1 था। ये वाला। उधर साइड जो पहले लिख रहे थे। हो गया बेटा आप खुद ही लिख लेते बेटा। पूछ रहा था, हो गया। ये थीटा है। हाँ हाँ, साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू लिखा बेटा, हो गया और हो कुछ गया नहीं। हो गया हो गया। या अगला क्वेश्चन है आपका। The next question we have here, just हो गया, आप लोग को बाद में लिख लेना प्लीज। हाँ ठीक है। Now we have got the next is pushing is easier than pushing. Pulling. Pulling is easier than pushing. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Pulling is easier than pushing. कोई भी चीज को आप पुश करो और दूसरे को पुल करो तो हमेशा देखना कि पुलिंग ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ पुशिंग, राइट? व्हाई एंड हाउ? नाउ फॉर दिस लेट मी टेक द सेम बॉडी। एक बार आप उसको पुल कर रहे हो और दूसरी बार आप उसको पुश कर रहे हो। देखो मेरे पास ये है बॉडी और इस बॉडी का मास है दैट इज इक्वल टू m, और आप जानते हो कि ये रफ ही होता है जनरली, है ना? सरफेस हमारा थोड़ा बहुत तो रफ होता ही होता है। आप पहली बार में क्या कर रहे हो? आप इसको पुल कर रहे हो और दूसरी कंडीशन में आप इसको पुश कर रहे हो। जब आप पुल कर रहे हो तो फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो वो इस डायरेक्शन पे अप्लाई कर रहे हो। जब आप पुश कर रहे हो तो आपके पास में फोर्स इस डायरेक्शन पे अप्लाई हो रही है। तो इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को निकाल लो और क्या, ये जो होगा दिस विल बी इक्वल टू थीटा, सो दिस बिकम्स एफ कॉस थीटा, और ये वाला जो फोर्स बन जाएगा दैट इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। आपको पता है कि इसके नीचे जो फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू एम जी, नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर, ठीक है, जो ऊपर की डायरेक्शन पे लग रहा है। तो व्हाट इज द फोर्स नॉर्मल? नॉर्मल फोर्स प्लस एफ साइन थीटा, कुल मिला के mg को बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि ये बॉडी सिर्फ सामने जाने की कोशिश कर रहा है और ये जो है आपको ऊपर उछल नहीं रहा है वो,
है ना। तो आपके पास जो नॉर्मल रिएक्शन हमारा होगा दैट इज इक्वल टू mg माइनस f साइन थीटा हो जाता है केस 1 पर, ठीक है। और बताइए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन पे लगेगा? पुलिंग फोर्स तो इस डायरेक्शन पर है और आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन पर लगेगा, राइट। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन पर लग रहा है तो समझ जाइएगा कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जब म्यू है तो आपने लिखा mg माइनस f साइन थीटा, दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कम हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज द पुलिंग फोर्स नाउ? पुलिंग फोर्स जो रहेगा दैट इज इक्वल टू जो सामने आ रहा है ना f cos theta सामने f r sin theta, तो what is the acceleration in this body m into a that is equal to f cos theta minus force of friction that is equal to f cos theta minus mu mg minus f sin theta, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये रहा। अब इस बॉडी में देखिएगा आपने फोर्स f से उसको पुश किया, पुश करने पर इस पर लगने वाले क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो आपका mg रहेगा और आप देख रहे हो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगेगा। ये जो मेरा फोर्स है दिस इज f, I need to resolve it into two rectangular components. One is f cos theta जो इसको सामने पुश करने की कोशिश करता है और दूसरा जो मेरा f sin theta है ये भी कहाँ एक्ट करेगा? तो बोले नीचे एक्ट करेगा। तो आप क्या देख रहे हो? जो f cos थीटा है वो इधर लग रहा है, f sin थीटा नीचे हो गया। तो बताओ बच्चों मेरा नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया? मेरा नॉर्मल रिएक्शन अब रह गया f sin थीटा प्लस mg। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय n, सो दैट इज इक्वल टू f sin थीटा प्लस mg हो गया मल्टीप्लाइड बाय म्यू तो है ही है। देखो यहाँ पर का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और यहाँ का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का देखो, यहाँ पर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1 और इसको मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 2 लिखती हूँ। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन द सेकेंड केस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन in the second case is greater than force of friction in the first case, है ना। सो इसीलिए आप देख रहे हो कि यहाँ जो फोर्स लगेगा m into a है ना, यहाँ पर a1 लिखते हैं, यहाँ पर a2 लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारा f cos थीटा यहाँ पर और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इधर भी बाहर ही लगेगा। सो दैट इज इक्वल टू f cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा? f साइन थीटा प्लस mg मल्टीप्लाइड बाय म्यू। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कम लगेगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन ज्यादा लगेगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इसलिए द फ्रिक्शन फोर्सेस में मोर इन द केस ऑफ पुश, ये ज्यादा है ना। सो क्या लिखेंगे हम लोग? पुलिंग इज मोर इजी, सो पुलिंग इज easier than pushing। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। फ्रिक्शन फोर्स 2 वाला ज्यादा बड़ा है ना? हाँ ये वाला बड़ा है, FR2 देखो ना, FR2 इज ग्रेटर देन FR1। क्या बेच रहे हैं? सेब बेच रहे हैं।
डन मैम। ओके क्लियर? यस मैम डन। हम एक बार ऊपर वाला दिखा दें, कौन सा ऊपर वाला बेटा? यही तो है, इसके पहले वाला क्वेश्चन। वो बाद में तुम देखते रहना बेटा, अभी बाकी लोगों को पढ़ाने दे मेरे को, तो अपना लिख लेना, पीडीएफ देख 2 के, लाइन बचे हैं। पीडीएफ देख के लिख लेना बेटा, नहीं तो आखिरी में 2 मिनट रुक जा बेटा प्लीज, गुड बॉय ना। चल ओके, चलिए अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन। हेडिंग डालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इन एन inclined plane, अप एंड डाउन दोनों केसेस में हम लोग लेंगे, रफ इंक्लाइंड प्लेन लिख लो। अब आपके पास में पहले हमने यही सब चीजें देखा था बेटा, लेकिन तब हम लोग फ्रिक्शन नहीं लगा रहे थे। अब हम लोग सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन इस केस में हमारे पास फ्रिक्शन भी आ गया है। तो मेरे पास एक बॉडी है, इसका मास है m, और इस मास में हमने लिया है कि एक बॉडी का वेट कहाँ लगेगा, सब वही चीज बेटा, कोई अलग चीज नहीं है, mg नीचे लग रहा है ना। अब उसके बाद आपने देखा कि इसका नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन पे लगेगा, है ना, और ये वाला जो रहेगा दिस इज mg cos थीटा, क्योंकि ये वाली एंगल आपकी थीटा होती है। ये अगर नीचे आ रहा है, ये आ गया आपका डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो आप जानते हो बेटा, एक इकलौता फोर्स जो इसको नीचे खींच रहा है दैट इज mg sin थीटा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगेगा वो लगेगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा। सो नेट फोर्स down the inclined plane, net force down the inclined plane, तो m into a mass into acceleration, नीचे आ रहा है mg sin थीटा और इस तरफ आ रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सो दैट इज mg sin थीटा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम कई बार निकाल लिए हैं, म्यू mg cos थीटा, तो हमने mg को बाहर निकाला, सो दैट इज sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, दैट इज इक्वल टू ma। m और m को कैंसिल करो तो एक्सेलरेशन जो होता है g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। तो आप देखोगे कि यहां पर जो a की वैल्यू आ रही है, इट इज ऑलवेज a इज ऑलवेज लेस देन g, डायरेक्टली ड्रॉप करोगे उससे कम ही एक्सेलरेशन होगा। नाउ अप द इंक्लाइंड प्लेन, अब द इंक्लाइंड प्लेन ये कभी भी अपने आप से ऊपर नहीं जाएगा, अपने आप से ऊपर वो कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन हमारे पास छत्तीसगढ़ में 2-3 जगह ऐसी है जहां पर, एक मेन पार्ट के पास में एक जगह है जिसमें कहते हैं लोग कि बॉडी अपने आप ही ऊपर इंक्लाइन के ऊपर जा रही है। सो उसके पीछे का साइंस आप लोग समझ जाना, क्योंकि वो अर्थ के अंदर कुछ ऐसे फोर्सेस बन रहे हैं जिसकी वजह से वो ऐसा हो रहा है कि वो बॉडी रोड पे इंक्लाइन दिख रहा है लेकिन बॉडी ऊपर जाती है। एक राजनांदगांव के पास में एक जगह है, और यहाँ मेन पार्ट अगर कोई जाओगे तो ये वाली जगह जरूर देखे जाना, क्योंकि वो बहुत पास में है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर अन्यथा अगर किसी भी जगह पर लेना है तो आपको फोर्स अप्लाई करना होगा, तभी ये बॉडी ऊपर जाएगी, नहीं तो नहीं। व्हाट आर द वेरियस अदर फोर्सेस? mg, जस्ट 1 सेकेंड, आपके पास ये रहेगा mg cos थीटा। बॉडी को तुम इस तरफ खींच रहे हो तो मूवमेंट इस तरफ मूव हो रहा है, ऊपर जा रहा है वो, तो इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरा किस डायरेक्शन पे लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन पे लगेगा, प्लस हमारा mg sin थीटा भी इसी डायरेक्शन पर लगेगा। मान लेते हैं कि मेरी बॉडी का मास है दैट इज इक्वल टू से m, सो व्हाट इज द मास इनटू एक्सेलरेशन? तो भैया फोर्स अप्लाइड ऊपर, और कौन कौन बैठा है नीचे खींचने को इसको?
force of friction plus mg sin theta. So the force which is applied minus force of friction होता है mu into n plus mg sin theta. So that is equal to force applied mu n की वैल्यू कितनी है? That is equal to mg cos theta plus mg sin theta, that is equal to ma. So आपको एक्सेलरेशन इसमें से निकालते बन जाएगा. इज इट क्लियर? अप द इंक्लाइन प्लेन जब जा रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे, डाउन द इंक्लाइन प्लेन जा रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका ठीक ऊपर लग रहा है. इज दिस क्लियर? इज A is always less than G कैसे आया? कौन सा वाला? यहाँ पर लेफ्ट. हाँ. हाँ, ये वाली वैल्यू देखिए बेटा, म्यू कॉस थीटा है ना. देखो म्यू की वैल्यू उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा लेस देन जी ही आता है. देखिए कैसे और क्यों. देखिए आपने ये जो भी वैल्यू रहेगा बेटा, जी की वैल्यू है, और ये वैल्यू जो भी आएगी आंसर, ये 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा. साइन थीटा की वैल्यू 1 से कम आती है, कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 या 1 से कम आती है. म्यू की वैल्यू जो भी आंसर आपका आएगा, और थीटा हमेशा हमारा एक्यूट भी है, 90 से कम है, तो ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है, तो इसकी आंसर जो भी आएगी ना बेटा 1 से कम आएगी. 1 से कम और जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी का वैल्यू से कम ही ना आएगा. फ्रैक्शन को करोगे मल्टीप्लाई जी से तो हमेशा जी से कम ही आएगा, है ना. यहां पर हियर एक्सेलरेशन कैन बी लेस देन or greater than g, can be. ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द अप्लाइड फोर्स. आपने अगर अप्लाइड फोर्स को ज्यादा किया तो वो एक्सेलरेशन से ज्यादा भी हो सकता है. कैन बी बोला मैंने, विल बी नहीं बोला. ठीक है, कर लो जल्दी. हो गया? या विकल्पा हो गया बेटा? मैम वो तो है ही नहीं. अभी तो थी रे. मैम वो क्या लिखा है? FRTM साइन थीटा लिखा हुआ है कहाँ बेटा? सेकंड डायग्राम में. हाँ, है वहां पे. क्या बोला? अच्छा, mg साइन थीटा. ये mg साइन थीटा है बेटा, ये वाला. ठीक है, हो गया? वंशिका हो गया बच्चा? यस श्रमिक, मैम. श्रमिक, या यस मैम. ठीक है. समझा नहीं समझा पूरा लिखते जाओ तुम लोग, है ना, बाद में समझ में आ ही जाएगा. फिर कम से कम क्वेश्चंस आपके पास होगा. नेक्स्ट वी कम टू अ ब्लॉक ऑफ 2 kg. क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड. अ ब्लॉक ऑफ 2 kg slides on an inclined plane making an angle of theta 30 degrees with the horizontal. है ना, यहां पर डायग्राम में देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा. म्यू इट इज इक्वल टू √3/2. पहला क्वेश्चन है, व्हाट must be the
force applied on block so that it moves down without acceleration. Second part of the question, what must be the force so that the block moves up without acceleration? बिना acceleration का वो कैसे अप में मूव करेगा? ठीक है, बेटा मुझे इस बॉडी को मूव करना है नीचे, ठीक है, मेरे को फोर्स किस डायरेक्शन पे अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो नीचे आए? ऊपर से नीचे आना चाहिए, है ना? mg sin थीटा से करो। तो आपको ये बाकी चीजें तो पता है बेटा, ये यहाँ पर mg sin थीटा लगेगा, नीचे आ रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन पे लगेगा। पहले तो बता दो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आता है। तो मैं mg cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय म्यू होता है, म्यू m तो होता है 2, g 10 है, cos 30 इज √3/2, म्यू का भी आपके पास में वैल्यू आ गया √3/2। सो आपको पता है बेटा ये 2 कटा, ये 2 और ये 2 कट गया 5, तो कितना आ गया 15 न्यूटन का फोर्स लगा। चलो mg sin थीटा कितना है? तो 2 × 10 × 30 डिग्रीज यानी हाफ, तो ये कितना आ गया 10 न्यूटन, है ना? हाँ या नहीं? तो 10 न्यूटन का फोर्स ये लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरा 15 का लग रहा है, तो मेरे को विदाउट एक्सेलरेशन लेके आना है, विदाउट एक्सेलरेशन लाना है। तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा फोर्स को मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? एफ अप्लाइड। तो कौन मुझे बताएगा कि एफ अप्लाइड एक्सेलरेशन नहीं चाहिए? वी डोंट वांट एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है। तो एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब ma इज इक्वल टू 0। ma इज इक्वल टू 0 इसका मतलब ये दोनों फोर्स मिलकर के इसको बैलेंस करना पड़ेगा। दैट इज फोर्स अप्लाइड प्लस mg sin थीटा माइनस fr शुड बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या निकला? दिस fr इज इक्वल टू f applied plus mg sin theta. तो force of friction I know that is 15, force applied तो मुझे निकालनी है and this I got it as 10 Newton. So force applied it is equal to 15 minus 10 that is equal to 5 Newton. कहाँ लगाना पड़ेगा? नीचे की ओर लगाना पड़ेगा, डाउनवर्ड। या फिर यू कैन राइट इट एज डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। हो गया। चलिए अप द इंक्लाइंड प्लेन के लिए क्या करोगे आप? अप द इंक्लाइंड प्लेन, ऊपर खींचनी है अपन को बॉडी को। सो बॉडी का मास वही है, दैट इज इक्वल टू mg sin theta minus
FR. या जैसे F है, आपको इसको अप्लाई करनी है, तो दो फोर्सेस आपको यहां पर मिल रहा है, mg sin थीटा प्लस FR, दोनों को बैलेंस करवाना पड़ेगा अपन को। सो यहां पर क्या होना चाहिए, F अप्लाइड इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये होगा आपका फोर्स। आ जाएगा, mg sin थीटा निकाल रखा है बेटा आपने 10, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना निकाला, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू 15 दैट इज इक्वल टू कितना लगेगा, 25 न्यूटन। ऊपर खींचने के लिए विदाउट एक्सेलरेशन यू नीड टू अप्लाई 25 न्यूटन, जबकि नीचे लगाने के लिए आपको सिर्फ 5 न्यूटन की आवश्यकता होगी। विदाउट एक्सेलरेशन आपको मूव करना है, विदाउट एक्सेलरेशन इसका मतलब नेट फोर्स 0। आ गया?